नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड MHW001 के चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है समाज कार्य का इतिहास, वैश्विक परिदृश्य। चैप्टर को पढ़ के हमें यह पता चलेगा कि विश्व के विभिन्न देशों में किस प्रकार से सोशल वर्क का उदय हुआ, और इसके साथ ही साथ जब सोशल वर्क के मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों की स्थापना नहीं हुई थी, तो उससे पहले समाज की वो कौन सी संस्थाएं थीं जिन्होंने समाज कार्य का बीड़ा अपने सिर पर उठा रखा था। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और विभिन्न देशों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि विश्व में समाज कार्य की स्थिति क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता किन किन संस्थानों से इन डिग्रियों को प्राप्त कर रहा है, और क्या वास्तव में उसे समाज में वो सम्मान के नज़रिए से देखा जा रहा है जिस सम्मान का वो डेफिनेटली प्राप्त करता है, लेकिन क्या वास्तव में वो सम्मान उसे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जहां प्रस्तावना में हमें यही बताया गया है कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। फिर भी कुछ अच्छे शब्द हैं इस प्रस्तावना में जिसकी चर्चा हम करेंगे जरूर। लाइक डेट, जैसा कि मैंने बताया ही आपको, आज प्रोफेशनल बन चुका है सोशल वर्क, जबकि सोशल वर्क को क्या प्रोफेशनल होना चाहिए, इस पर भी एक वाद विवाद होता है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सोशल वर्क को प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सोशल वर्क तो समाज में समाज के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन फिर बात वही आती है कि जो व्यक्ति खुद ही सक्षम नहीं है वो सोशल वर्क कैसे करेगा। तो दुनिया के अधिकांश देशों में आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई है जो कि समाज कार्य के भिन्न दृष्टिकोणों को बच्चों को सिखा रही हैं और विभिन्न डिग्रियाँ भी प्रदान कर रही हैं। और बच्चे डिग्री लेकर गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां भी कर रहे हैं, और एक ट्रेंड सोशल वर्कर को समाज में पसंद भी किया जाता है। कई देशों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के पेशेवर निकायों का गठन भी किया गया है जो आसानी से सामाजिक हितों को बढ़ावा देने में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर सरकारें और सिविल सोसाइटियां ये मानती हैं कि हाँ, वास्तव में सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं सोशल वर्कर्स की एक विशेष भूमिका है। UNO जैसे जो संस्थान हैं, WHO जैसे संस्थान हैं, ये भी बात करते हैं उन सोशल वर्कर्स की जिन्होंने एक बड़े स्तर पर कार्य किए हैं और समाज में कुछ ना कुछ अपना अनुभव दिया है। हालांकि सोशल वर्कर्स को ये सब पढ़कर बहुत अच्छा लग सकता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, लेकिन आज भी सोशल वर्कर के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सोशल वर्कर आज भी नहीं सोच सकते कि उनके पेशे को वास्तव में मान्यता प्राप्त है या नहीं है। जिस प्रकार से कोई बंदा मेडिसिन के क्षेत्र में अगर कार्य कर रहा है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, लॉ के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, क्या वैसे सोशल वर्क भी एक ऐसा स्थायी कार्य है जिसमें जाके आप समाज में ये कह सकते हो कि हाँ, मैं भी स्थायी हूँ? या फिर इसके हमारे एक सोशल वर्कर्स जो हैं इनके साथ असमानता होती है? क्या ये सामाजिक रूप से मान्यता है प्राप्त है? ये बात इस चैप्टर में पढ़ी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं यूरोप और ओशनिया में समाज कार्य की बात। तो ओशनिया महाद्वीप की बात की जाए तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, जबकि यूरोप के कुछ देशों की यहाँ पर बात की जाएगी। तो देखिए, जब ये सोशल वर्क की यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, सोशल वर्कर नहीं थे, तो उस समय सामाजिक कल्याण का काम कौन करता था? तो यूरोप की बात यह है तो उस समय सामाजिक कल्याण का काम था धर्म के नाम पर, यानी कि समाज का कल्याण कौन करेगा? धर्म करेगा। और धर्म कौन सा था वहाँ पर? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में मतलब चर्च। तो कह रहा है औद्योगिकरण से पहले का जो समय था तो सामाजिक कल्याण का काम था चर्च के ऊपर, परिवार के ऊपर, गाँव के ऊपर। तो जो चर्च था ना, वो परिवार की जिम्मेदारी लेता था, गाँव की जिम्मेदारी लेता था। अब समय बदला, औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में और शहरीकरण की स्थापना हुई। जब शहरीकरण बढ़ा तो लोगों की समस्याएं भी बढ़ी। देखिए, सोशल वर्क की जरूरत ही क्यों है? समाज में समस्याएं जब तो सोशल वर्क की जरूरत है। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनीकरण का उदय हुआ, तो ऐसे में शहरों की स्थापना हुई। शहरों की स्थापना हुई तो बहुत सारे गाँव से लोग आकर शहरों में रहने लगे। अब शहरों में नई नई समस्याएं आने लगी। भाई, लोगों को रहने की जगह नहीं थी, गंदगी थी, स्वास्थ्य नहीं था अच्छा, लोगों का शोषण हो रहा था, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था। तो ऐसे में जो चर्च वगैरह थे ये इन समस्याओं का सामना नहीं कर सकते थे। ऐसे में सरकार ने सामाजिक सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी ली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और देखते देखते वो यूरोप में फैल गई। ऐसे में सबसे पहला विश्व में आधुनिक समाज, मॉडर्न सोसाइटी जो बनी वो भी यूरोप में ही बनी, और धीरे धीरे पूरे यूरोप से ही
पूरे विश्व में मॉडर्निटी फैलने लगी, आधुनिकीकरण फैलने लगा। इसी टाइप से सोशल वर्क के पेशे का विकास भी कहाँ से हुआ? यूरोप से हुआ, क्योंकि जहाँ समस्याएं पैदा होंगी वहीं से समाधान की शुरुआत होगी। जैसे कि यूरोप के समाज में कुछ परिवर्तन आने लगे। यूरोप के में सबसे पहला परिवर्तन यह आया कि वहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता की डिमांड करनी शुरू कर दी। उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति हम सभी जानते हैं 1789 में, 1917 में रशियन क्रांति, इसी टाइप से अमेरिकन क्रांति। तो ये जो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े मजदूरों के आंदोलन हुए, डेमोक्रेसी की डिमांड होने लगी, हर एक बंदा वोट डालने के अधिकारों की बात करने लगा। और जो पहले पूरे की पूरी यूरोप की सत्ता पर चर्च का दबदबा था, पॉप का दबदबा था, इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। तो ये सब यूरोप के समाज में परिवर्तन आ रहा था। तो जब लोग अधिकारों की डिमांड करेंगे तो समाज में एक वर्ग का उदय भी होगा, और समाज में उस वर्ग का नाम होगा सोशल वर्कर, जो कि समाज की इन भावनाओं को हवा देगा और समाज में एक नई सत्ता की स्थापना करेगा। ये तो बात रही सामाजिक परिवर्तन की। अब बात करते हैं आर्थिक परिवर्तन की। तो अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए थे? तो सबसे पहली बात तो यही है कि औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। यूरोप में सामंतवाद एक और खत्म हो रहा था और पूंजीवाद शुरुआत हो रहा था, यानी कि कैपिटलिज्म की शुरुआत हो रही थी। कैपिटलिज्म में क्या है कि अब सारी चीज़ प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो अब जब प्राइवेट सेक्टर का उदय होगा तो डेफिनेटली श्रमिक संगठनों का भी उदय होगा, यानी कि जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके कार्य के लिए उचित दशाएं हैं या नहीं है, कितने घंटे काम उनसे करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, इसके लिए यूनियंस बननी शुरू हो जाएंगी। कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, बच्चे और महिलाओं की भी संख्या बढ़ेगी, ऐसे में बेरोजगारी भी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, आर्थिक बदलाव आ रहे हैं। अब ऐसे में जो ये बदलाव आ रहे हैं तो लोग अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं और सरकार अपने नागरिकों को अधिकार दे भी रही है। और ऐसे में बहुत सारे सामाजिक सहायता प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कोई जरूरी नहीं कि वास्तव में सामाजिक कल्याण हो ही रहा हो, सरकार सामाजिक कल्याण करे ही करे। लेकिन 1945 के बाद का अगर हम वर्ल्ड देखते हैं तब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। 1980 के बाद से तो पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए, वैश्वीकरण शुरू हो चुका है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वित्त का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक ना स्ट्रक्चर सा बताया गया आपको यूरोप का, कि यूरोप में किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही है, यूरोप में किस प्रकार से सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, यूरोप में किस प्रकार से आर्थिक परिवर्तन आ रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, किस प्रकार से पूरी दुनिया राजाओं के शासन से यानी कि राजतंत्र से दबी हुई महसूस कर रही है। ऐसे में हम बात करते हैं कि यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किस टाइप से सोशल वर्क का उदय हुआ। तो कह रहा है दूसरे विश्व युद्ध के पहले से लगभग 200 सालों तक जो यूनाइटेड किंगडम था ये पूरी दुनिया में एक बड़ी शक्ति थी। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो इन सब में जो परिवर्तन आए हैं ये ब्रिटेन की वजह से आए, क्योंकि ये सब ब्रिटेन के शासन में थे। भारत जैसे कई देश, श्रीलंका, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या ब्रिटेन के साम्राज्य के हिस्सा थे। तो ऐसे में अगर ब्रिटेन में कोई चीज़ का बदलाव आएगा तो डेफिनेटली इन देशों में आएगा, क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया सब। तो ऐसे में अगर ब्रिटेन आगे बढ़ेगा तो कुछ हिस्सा इनको भी तो मिलेगा। बहती गंगा में ये भी तो हाथ धोएंगे। और जैसे ब्रिटेन में पहली बार रेलवे आई तो भारत को भी उसके रेलवे का फ़ायदा मिला। तो इसलिए ब्रिटेन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ब्रिटेन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो ब्रिटेन यानी कि यूके की बात की जाए तो देखिए इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में अंतर है। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं ना तो इंग्लैंड सिर्फ एक देश की बात करते हैं, लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसके साथ 3 देश और आ जाते हैं, जिसमें न्यू साउथ वेल्स होता है और इंग्लैंड है और एक देश और है जिसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन जब इसमें उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है? यूके कहलाता है। यानी कि जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसमें 4 देश हैं, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट बॉक्स में वो नाम लिख दूंगा जब मुझे याद आएगा। लेकिन टोटल इसमें 4 देश होते हैं। जब हम यूके की बात करते हैं एक इंग्लैंड होगा, एक न्यू साउथ वेल्स होगा, एक उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा होगा और एक देश और है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है भाई। तो इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड एक देश है, ब्रिटेन एक साम्राज्य है और यूके उस पूरे के पूरे क्षेत्र का समूह है। तो इसलिए हम अगर बोल देते हैं तो एक ही है, लेकिन है वैसे अलग अलग। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को इंग्लैंड के अधीन होगा, इसलिए हम इंग्लैंड की ही बात यहाँ पर ज़्यादा करेंगे।
तो इंग्लैंड के एक राजा थे, राजा जॉन, जिन्होंने 1215 में सबसे पहली बार अधिकारों के घोषणा पत्र की बात की थी और उस अधिकारों के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया था। हालांकि ये मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स जो दिए गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ राजा द्वारा अपना बड़प्पन दिखाने के लिए दिए गए थे। वास्तव में जनता को कोई अधिकार नहीं दिए गए, सिर्फ राजा ने ये घोषणा कर दी कि हाँ भाई ये अधिकार हम अपनी जनता को दे रहे हैं। आगे चलकर 1601 में महारानी एलिजाबेथ ने गरीबी कानून अधिनियम गरीबों की ज़रूरतों के लिए, इसके साथ साथ गरीबों को जितनी भी सेवाएं चाहिए उनके भुगतान के लिए, टैक्स जैसी चीज़ों के लिए कई सारी पहले शुरू करी, जैसे कि असमर्थ गरीब जितने भी थे, जिसमें वृद्ध, पुरानी बीमारी से ग्रसित लोग, अंधे या मानसिक रूप से बीमार जितने भी लोग थे, इन सबको लिए दान दिया गया। बड़े पैमाने पर इनके लिए आश्रय घर बनाए गए। इतने नहीं, जितने भी लोग शरीर से सही थे लेकिन फिर भी गरीब थे, भागे हुए थे या कामचोर थे, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, उन्हें सजा के रूप में सुधार घर में रखा गया। इस कानून ने इंग्लैंड के अमेरिकन उपनिवेशों को भी प्रभावित किया। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि यूके, ब्रिटेन और उसके साथी देश जो थे, यहाँ पर किस प्रकार से सोशल वर्क की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले राजा जो जॉन है वो 1215 में मैग्ना कार्टा यानी कि मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र देंगे। फिर 1601 में महारानी एलिजाबेथ कुछ कानून बनाएंगी जो कि सोशल वर्क की दिशा में एक प्रयास होगा। इसी प्रकार से आगे चलकर मजदूरों के लिए फैक्ट्री अधिनियम 1833 बनेगा। ऐसे ही 1843 में यानी कि 1843 में गरीबी संशोधन अधिनियम बनेगा, जो इंग्लैंड और साउथ वेल्स के गरीबों के दो समूहों में विभाजित कर देगा। दो प्रकार के गरीब होंगे, एक योग्य गरीब और एक असक्षम गरीब। योग्य गरीब कौन होता है? जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई बंदा बीमारी से ग्रसित है, कोई बंदा असक्षम है, कोई बंदा अनाथ है, जो विधवाएं हैं, ये योग्य गरीब है, यानी कि ये वास्तव में सच्ची में गरीब होते हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक पता कैसे बंदे होते हैं? सक्षम शरीर है, बेरोजगार घूम रहे हैं, एकाकी माताएं हैं, वैश्याएं हैं, ये सब असक्षम गरीब हैं, जिन्हें इस अवस्था के लिए मजबूर किया गया है। इन्हें कार्य घर में रखा जाता है क्योंकि इनके लिए संस्था के बाहर कोई भी राहत नहीं है, तो इसलिए इनके लिए संस्था बनाई जाती है और इनके लिए कार्य रखा जाता है। तो 1843 के गरीबी संशोधन अधिनियम में कितने प्रकार के गरीब बनाए? योग्य गरीब और असक्षम गरीब। योग्य गरीब तो गरीब है ही हैं, असक्षम गरीब ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई काम ही नहीं दे रहा। 1929 में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। रीज़न ये था 1929 में पूरी दुनिया में एक मंदी आई जिसे हम 1930 की आर्थिक मंदी कहते हैं। ये आर्थिक मंदी, देखिए जब किसी देश में मंदी आती है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो मुद्रा अवमूल्यन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में ना समाज में सबसे पहले डिप्रेशन बढ़ता है। तो ऐसे में लोगों की सहायता कैसे की जाए, इसके लिए बात की गई। बेवरीज की रिपोर्ट आई जिसमें इच्छा रोग, अज्ञानता, गड़बड़ी और आलस्य की समस्याओं को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिपोर्ट जारी की गई, नियम बनाए गए। थैचर की कंजर्वेटिव सरकार ने कल्याणकारी व्यवस्था प्रणाली में बड़े बदलाव लाए, जिससे समाज कार्य पेशे में भी बदलाव आए। तो ये सब चीज़ें देखिए ऑफिशियल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस दिशा में एक प्रयास था। किस दिशा में? सोशल वर्क की। जिस प्रकार से आज आप सोशल वर्क को देख रहे हो, उस टाइप का ये सोशल वर्क नहीं था, उस तरीके की सोशल वर्क की संस्थाएं नहीं थी। लेकिन फिर भी सरकार का काम तो सामाजिक कल्याण ही होता है ना। एक राजा को जो गद्दी में बैठा उसका काम तो सामाजिक कल्याण है, तो वही ब्रिटेन में भी हो रहा है। तो ऐसे में हम सरकार के उद्देश्य को देखें तो न केवल वो जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरे करने के लिए बात कर रहे हैं, बल्कि जनसंख्या पर नियंत्रण भी लगाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार राजनीतिक अशांति और अस्थिरता को भी रोकना चाहती है। समाज में जो उपद्रव हो रहे हैं, समाज में जो हिंसा हो रही है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, इन सभी को भी समाप्त करने की बात की जा रही है। 1950 के दशक में सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को भी अधिकारों के रूप में देखा जाएगा कि किस प्रकार से सोशल हेल्प, यानी कि आगे चैप्टर में पढ़ेंगे एसएचजी क्या होता है। तो एसएचजी की फुल फॉर्म होती है सोशल हेल्प ग्रुप, यानी कि सामाजिक सहायता समूह, जो कि समाज में निम्न स्तर पर भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। बड़े पैमाने पर एनजीओ की स्थापना होने लग जाती है क्योंकि सारी चीज़ों की ज़रूरतें सरकार नहीं पूरा कर पाएगी, तो ऐसे में गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में आएंगे, जैसे कि YMCA, द यंग मैस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये दो ऐसे संगठन थे जो औद्योगिक शहरों में जो ग्रामीण आबादी आती थी, यानी कि गांव से जो लोग शहरों में रोजगार का सपना लेकर आते थे, उन्हें जितनी भी समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को समाधान के लिए इन लोगों ने, इन संस्थाओं ने कार्य किया। आंदोलन भी चलाए, जैसे बस्ती घर आंदोलन, यानी कि सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, और दान संगठन समाजी एक चैरिटी आंदोलन थे। सेटलमेंट हाउस जो आंदोलन था, ये बच्चों और कामकाजी माताओं को जितनी भी सेवाएं थी वो मुहैया प्रदान करता था। जबकि जो दान संगठन समाज था, इसका काम ये था, दान का अभ्यास किया गया, लोगों को सहायता दी गई, जब भी संभव हो तो उन्हें काम दिलवाता था दान सहायता समूह। जबकि सेटलमेंट हाउस क्या करता था? बच्चों और कामकाजी माताओं को सेवाएं देता था। तो ब्रिटेन में समाज कार्य शिक्षा, अब अगर आज की बात की जाए तो ये विश्वविद्यालय प्रणाली का हिस्सा है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा है। ब्रिटेन में सामाजिक कार्यकर्ताओं को 2012 तक
सामान्य सामाजिक देखभाल यानी कि जनरल सोशल केयर काउंसिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। आगे चलकर सोशल वर्क की जो भूमिकाएं बदली हैं, बहसें इंटरनेशनल लेवल पर हुई हैं। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में बाल कल्याण, सुधार संबंधी सेटिंग्स, स्वास्थ्य और बुजुर्ग क्षेत्र के देखभाल में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने किसके बारे में पढ़ा? ब्रिटेन के बारे में, कि यानी कि शुरुआत में किस प्रकार से राजाओं द्वारा अधिकार दिया गया, कि फिर आगे चलकर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण हुआ, फिर आगे चलकर समाज कार्य शिक्षा की स्थापना हुई। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रयास करने बाकी हैं। आज भी इंग्लैंड में सुधारों की दिशा बहुत कमज़ोर है। किसी भी प्रकार से हम नहीं कह सकते कि जिस टाइप से संगठनों की स्थापना होनी चाहिए उस तरीके से हुई है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, और अब देखिए अगर आपने इंग्लैंड अच्छे से समझ लिया तो आगे के बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ब्रिटेन के कब्जे वाले क्षेत्र थे। तो ऐसे में अगर ब्रिटेन में कोई परिवर्तन होगा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी होगा। अगर ब्रिटेन में मंदी आएगी तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मंदी आई होगी डेफिनेटली। तो ये मंदी थी अमेरिका और यूरोप को ही प्रभावित करेगी, ऑस्ट्रेलिया को ही प्रभावित करेगी। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर एक जगह है मेलबॉर्न। तो मेलबॉर्न में साउथ वेल्स बोर्ड सोशल वर्कर कार्य के लिए कार्य कर रहा था। इसी टाइप से विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ एली मर्नस की भी स्थापना की गई थी। किसके लिए? सोशल वर्क के लिए। 1939 तक अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो टोटल 5 संस्थान ऐसे थे, 5 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो सोशल वर्क के लिए कार्य कर रहे थे। 1950 के अंत तक समाज कार्य शिक्षा विश्वविद्यालय सेक्टर में बहुत सारी स्थापनाएं हो चुकी थी। 1975 तक तो पूरे राज्य में समाज कार्य के 11 स्कूल खुल चुके थे और 2363 यानी कि 2363 छात्रों को रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया था। 2004 तक अगर बात करें तो 2004 तक सोशल वर्कर्स स्कूलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी और हर साल 1000 बच्चे जो है स्नातक की यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्रियां ले भी रहे हैं। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में भी सेम सीन यही चल रहा है। न्यूजीलैंड में विश्वविद्यालय में बात की जाए तो शुरुआत में समाज कार्य शिक्षा की शुरुआत होती है। 1947 में सोशल वर्क यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है। इसे सामाजिक विज्ञान का स्कूल नाम दिया गया था। 14 सालों बाद 1964 में न्यूजीलैंड स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गई। 1972 में न्यूजीलैंड स्कूल्स ऑफ सोशल वर्कर्स ने सरकार से नई सामाजिक सेवा की बात की। 1973 में सामाजिक कल्याण विभाग समाज कार्य शिक्षा प्रशिक्षण पर सुझाव प्राप्त करने के लिए न्यूजीलैंड सोशल वर्क ट्रेनिंग काउंसिल की भी स्थापना की गई। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, इसी टाइप से रूस की भी हम बात करेंगे। रूस में भी हम स्कूल्स की बात करेंगे। तो छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हैं अपने आंसर को अच्छा करने के लिए। देखिए अगर आप आंसर लपेटा मार लिखोगे तो लपेटा मार नंबर भी मिलेंगे। अगर डेफिनेटली हम सोशल वर्क में कार्य कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें सोशल वर्क का इतिहास भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रशिया की बात करेंगे तो रशिया हम सभी को पता है 1991 से पहले और 1917 के बाद से यानी कि 1917 से सोवियत संघ के रूप में कार्य कर रहा था। तो 1991 में रूस में सोशल वर्क का एक प्रस्ताव पारित किया गया क्योंकि 1991 के बाद रशिया में आर्थिक संकट आ चुके थे, सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी थी। तो ऐसे में बात यह थी कि समाज को कैसे एक नए स्तर पर ले जाया जा सके। तो 1990 के दशक में श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य देखभाल, ऐसे जितने भी मंत्रालय थे इन सभी ने सामाजिक सेवाएं शुरू करी। 4 प्रकार के सोशल वर्क प्रोग्राम रूस में आज चल रहे हैं। जैसे 5 साल के स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं, 5-5 साल के, जो रूसी पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली पर आधारित है यानी कि 5 ईयर प्लानिंग चल रही है। कुछ विश्वविद्यालयों में 4 साल के एजुकेशन प्रोग्राम उपलब्ध हैं। 2 साल की मास्टर डिग्री है जो 3 विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है सोशल वर्क से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप मास्टर प्रोग्राम करते हैं जो 3 यूनिवर्सिटीज़ में है, प्राइवेट स्कूल भी हैं यहाँ पर, जैसे कि मॉस्को स्कूल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक साइंस। रूस में पीएचडी कार्यक्रम की सुविधा नहीं है भाई, सबसे बात, अगर रूस में आप सोशल वर्क में पीएचडी करना चाहते हो तो आपको पीएचडी नहीं मिलेगी। फिलहाल 120 उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है और रूस अपने बजट का लगभग $540 प्रतिवर्ष वेतन वहाँ पर देता है जो लोग सोशल वर्क के लिए कार्य कर रहे हैं। हालांकि ये वेतन बहुत ही कम है, एक नर्स के वेतन के बराबर है, जिससे पता चलता है कि रशिया में सोशल वर्क की स्थिति कितनी दयनीय है। तुर्की की बात करते हैं। तुर्की लिखा हुआ है, नया नाम इसका तुर्की हो चुका है। 2002 में एक निजी विश्वविद्यालय यानी कि अंकारा में बास्केट विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में कार्य की शुरुआत करी। कहाँ पे? सोशल वर्क में। तो तुर्की की बात किया तो 2002 से यहाँ पर समाज कार्य की स्थिति है, लेकिन यहाँ भी स्थिति बड़ी डामाडोल है। यहाँ पर भी वो 5 ईयर प्लानिंग की तरह ही विकास होगा। ये माना जाता है कि तुर्की के लोग ये कहते हैं, यानी कि तुर्की की सरकार ये कहती है यहाँ पर सोशल वर्क वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर भी हसेटैफ विश्वविद्यालय और बास्केट विश्वविद्यालय दोनों में सोशल वर्क का समानवादी दृष्टिकोण यहाँ पर है। ऑफिशियली कोई शिक्षा नहीं है, फिर भी दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा को पूरी करवाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय इन सब के लिए मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप तुर्की का इतिहास और वर्तमान देखिए तो लगातार हिंसा, लोगों के मानवाधिकारों का दमन यहाँ पर होता रहता है। तो सोशल वर्क नाम मात्र के स्थापित है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जो अभी तक प्रश्न बनता है, मेरे हिसाब से ब्रिटेन का ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो यूरोप में ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया, ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तुर्की का इस्तेमाल किया गया, और रशिया के बारे में थोड़ी बात बताई गई है। अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो दो बड़े देशों की बात करेंगे हम, यूएसए और कनाडा। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो जब आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत पावरफुल शक्ति बनकर उभरा है। ऐसे में आज अमेरिका में अगर कोई चीज़ प्रभावित हो रही है तो वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। तो अमेरिका ने भी अपने शिक्षा कार्यक्रम में सोशल वर्क के मॉडल को अपनाया है। हालांकि यूएसए में सामाजिक कार्य का उदय एक सरल रूप से नहीं हुआ है, एक स्टेप टू स्टेप में नहीं हुआ है, रुक रुक कर सोशल वर्क का उदय यहाँ पर हुआ है। समय समय पर इस पर चर्चा होती रहती है, अमेरिकन सोसाइटी इसके लिए कार्य करती रहती है, लेकिन फिर भी उस तरीके से यूएसए में भी सोशल वर्क नहीं उठ पाया जिस हिसाब से इसे उठना चाहिए था। जिस हिसाब से हम यूएसए की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका का नाम लेते हैं, हमारे सामने जो पावर सामने आती है, उस हिसाब से यहाँ पर सोशल वर्क शायद सफल नहीं रहा है। फिर भी यहाँ पर कुछ चर्चाएं की गई हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो जब ये ब्रिटेन के नियंत्रण में था तो जो जो ब्रिटेन में सुधार होते गए, जैसे कि मैग्ना कार्टा की बात की जाए या फिर महारानी एलिजाबेथ की बात की जाए, तो वहाँ जो जो सुधार हुए उस सुधार से कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में सरकार की भागीदारी बढ़ती गई। कहाँ पर? यूएसए में। आगे चलकर 1787 में यूएसए का जब संविधान बना तो उसके बाद वहाँ की अपनी पर्सनल सरकार यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी, बच्चों, महिलाओं और वंचित समूहों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाएगी, और सरकारी नौकरियों में बहुत सारे सोशल वर्कर को रखा जाएगा। 1930 की जो मंदी आएगी ये अमेरिका से शुरू होकर और पूरी दुनिया को अपनी लपेटे में ले लेगी। यूएसए बहुत बुरी तरीके से इससे प्रभावित होगा। जब भी मंदी आएगी तो रोजगार में कमी आएगी, महंगाई बढ़ेगी दबा के। तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, इन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से नए सौदे के रूप में जाना जाता है। तो ये बात तो रही सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से सरकारें कार्य कर रही हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एनजीओ सेक्टर क्या कर रहा है, तो वाईएमसीए, वाईडब्ल्यूसीए, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, चैरिटी संगठन सोसाइटी जो ब्रिटेन में शुरू की गई थी, ये अमेरिका में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ साथ नागरिक अधिकार आंदोलन और नारीवादी आंदोलन जो हैं ये भी सोशल वर्क को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं की स्थिति को अच्छा करने के लिए, महिलाओं को भी संसदीय अधिकार मिले, वोट डालने के अधिकार मिले, इसके लिए कार्य करेंगे। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए ताकि हम लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। सोशल वर्क के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोशल वर्क के स्टूडेंटों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनके अंदर सहनशीलता की भावना बढ़े। बिल्कुल यूएसए ने ऐसे ही किया, क्योंकि हर एक बंदा धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, समाज सेवा की भावना कमी होती है लोगों में। तो यूएसए की बात की जाए तो यहाँ पर ये पूंजीवादी समाज है और हर एक बंदा धन बनाना चाहता है। जब हर बंदा धन बनाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे समाज का वो शोषण करेगा, तो गरीबी जैसी समस्याएं सामने आएंगी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं सामने आएंगी, नस्ल भेद होगा, रंग भेद होगा, जाति भेद होगा। तो ऐसे में इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक मशीनरी होनी चाहिए। तो 1895 में शिकागो में सोशल इकोनॉमिक्स के स्कूल ने गरीबों उनकी समस्याओं पर काम करने के लिए अपने व्याख्यान देने शुरू कर दिए, भाषणबाजी शुरू कर दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पहले 6 महीने के डिप्लोमा के रूप में समाज कार्य की पाठ्यक्रम की पेश की कि लोगों को शुरुआत से सोशल वर्क के बारे में समझाया जाए ताकि जो लोग धन कमाएं तो उस धन का एक हिस्सा सोशल वर्क के लिए भी खर्च करें। धीरे धीरे करके एक डिग्री कार्यक्रम बन गया जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। आज अगर बात की जाए तो यूएसए के समाज कार्य के विकास का इतिहास बन चुका है। बात ये आती है, क्या समाज कार्य को व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना चाहिए या इसे सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि एक सोशल वर्कर पर्सनली लोगों की हेल्प करे या सोसाइटी की हेल्प करे। क्योंकि अमेरिका में एक कहावत है, अमेरिका में पता क्या कहा जाता है कि ना गरीब और बेरोजगार अगर असफल हैं तो उन्हें असफल ही रहना दिया जाए, क्योंकि सरकार तो सबके जीवन को सभ्य बनाने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सभ्य नहीं बना पा रहा तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे में सोशल वर्क की हमें ज़रूरत है ही नहीं। बात तो ये सही भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है भी नहीं।
देखा जाए तो कानून की समानता हर जगह है, लेकिन क्या वास्तव में कानून की समानता हर जगह है? क्या जेल में सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है? देखा जाए तो सरकारी अस्पताल सबके लिए है, लेकिन सरकारी अस्पताल का यूज कौन कर रहा है? लेकिन फिर भी अमेरिका अगर ऐसा कह रहा है तो वो अपने लिए सोच रहा है, लेकिन अमेरिका में भी गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या आज भी है। तो ये समय सोशल वर्क का उदय कैसे हुआ ये पता चल गया। कनाडा की बात की है तो सेम चलेगा यहाँ पर भी। कनाडा यूएसए का पड़ोसी देश है, बिल्कुल ऊपर ही है उसके नक्शे में अगर आप देखेंगे तो ये यूएसए की प्रणाली से लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पर ह्यूमनिटी ज़्यादा है, यहाँ पर सामाजिक कल्याण को लगातार बढ़ावा मिला है। 1867 में कनाडा का गठन हुआ और यहाँ पर सामाजिक कल्याण शुरू हो गया। आगे चलकर 1941 से 81 के बीच में आधुनिक समाज कल्याण की विकास हुआ है। यहाँ पर 1935 में बेरोजगारी बीमा अधिनियम आया ताकि बेरोजगारी लोगों को भत्ता मिल सके। 1945 में पारिवारिक भत्ता यानी कि जो गरीब परिवार है उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी जा सके। वृद्धावस्था पेंशन, इसके साथ साथ कनाडा पेंशन योजना, कनाडा सहायता योजना और चिकित्सा सहायता के लिए भी प्रयास किए गए। कनाडा स्वास्थ्य अधिनियम जो कि आगे चलकर बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। 1999 में कनाडा और यूएसए में समाज कार्य के स्कूलों ने एक साथ कार्य किया है। तो ये कनाडा का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया। क्वेश्चन आएगा तो यूएसए का आएगा। साउथ अमेरिका की बात की जाए, जैसे कि ब्राज़ील वगैरह देश की बात की जाए, तो दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो इस पर स्पेन और पुर्तगाल का कब्जा था। स्पेन और पुर्तगाल ने पूरे पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को अपने कब्जे में रख रखा था। दक्षिण अमेरिकी देशों में स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा, धर्म, रीति रिवाज इन सबको थोप दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये स्पेन और पुर्तगाल से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देशों पर यूएसए का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। कई बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि यूएसए अपने हितों के लिए इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और इन सभी क्षेत्रों की राजनीति को स्वयं कंट्रोल करना चाहता है। दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं यहाँ पे नस्लवाद रहता है, भेदभाव रहता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्रांतियाँ होती रहती हैं, विरोधी आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये क्षेत्र ना अस्थिरता से, हिंसा से गुजर रहा है। यहाँ के जितने भी देश देखेंगे आप, इनकी समस्याएं सेम हैं। तो ऐसे में क्या क्या काम किए गए यहाँ पर सोशल वर्क से? ये तो समस्याएं हो गई दक्षिण अमेरिका की। काम क्या किया गया है तो सांटियागो डी चिली में पहला साउथ अमेरिकी सोशल वर्क का स्कूल शुरू हुआ। फिर अर्जेंटीना में पहला समाज कार्य सिलेबस शुरू हुआ। 1978 में सामाजिक शिक्षा सेवा अर्जेंटीना काउंसिल का गठन हुआ। 1960 और 70 के दशक में सोशल वर्क शिक्षा को बढ़ावा यहाँ पर मिला है, लेकिन फिर भी अभी ये उस स्तर पर नहीं पहुँच पाई जिस स्तर पर इसे पहुँचना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तर्क भी दिया है कि गरीबों की मदद, उत्पीड़न और हाशिए से अधिक आंशिक रूप से दूर रहने की मदद में भूमिका निभानी चाहिए और हर एक बंदे को अवेयर देनी चाहिए, यानी कि जागरूकता देनी चाहिए, चेतना को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के जो 4 क्वेश्चन आएंगे, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं पैराग्राफ से बनेंगे। अब बात कर रहे हैं हम एशिया की कि अभी तक हमने यूरोप की बात करी है, अमेरिकी महाद्वीप की बात करी है, हम एशिया की बात करेंगे। तो एशिया की बात की जाए तो एशिया में भारत को छोड़कर सभी देशों के बारे में यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि भारत के बारे में MH0002 कोड में बताया जाएगा। वो पूरी पूरी इंडिया के बारे में ही है। तो यहाँ पे भारत छोड़ के श्रीलंका, खासतौर पे श्रीलंका की अगर बात किया तो श्रीलंका के बारे में बताएगा, मलेशिया के बारे में बताएगा, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सभी देशों में किस प्रकार से सोशल वर्क का उदय हुआ ये बताएगा। तो देखा जाए तो अगर आप एक एक दो दो नाम याद कर लेना तो समस्याएं तो एक जैसी होती हैं, बस कॉलेज कब खुले ये सब नाम अगर आपने याद कर लिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। लपेटा मार आंसर, फिर लपेटा मार नंबर भी मिलते हैं, फिर तुक्के वाली बातें हैं। तो एशिया की बात की जाए तो यहाँ एशिया पूरे विश्व में सबसे विभिन्नताओं वाला महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में रहती है। भारत और चीन तो विश्व के 2 बड़े देश इसी एशिया में ही हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं। तो एशिया की बात की जाए तो विशेषताएं क्या है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं। तो ऐसे में यहाँ की सोसाइटी पता कैसी रही है? यहाँ की सोसाइटी शुरू से ये रही है कि गरीबों की मदद करो। हिस्ट्री उठा के देख लो आप तो पता चलेगा समाज में दान करने की मजबूत परंपरा रही है। तो ऐसे में सोशल वर्कर को सोशल वर्क कैसे सिखाया जाए? क्योंकि दान जो दिया जाता है ये 2 टाइप का होता है। एक दान देकर हम किसी को क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए बिठा दे रहे हैं, हम चाहते नहीं वो आगे बढ़ पाए। आत्मनिर्भर बनने के लिए कई बार जरूरी होता है कि दान ना भी दिया जाए। खैर, इस नियम को तोड़ने का मुख्य कारण था कि एशिया के अधिकांश देशों को 18वीं शताब्दी में पश्चिमी शक्तियों द्वारा उपनिवेश बनाया जा रहा था। तो यानी कि जब भारत गुलाम नहीं था तो उस समय से पहले समाज में सोशल वर्क था, लेकिन अब जब भारत गुलाम होगा तो भारत में सामाजिक बदलाव आएंगे। ऐसे एशिया के जितने भी देश हैं सब गुलाम बनेंगे मोस्टली।
लगभग 98% देश गुलाम बनेंगे और हर एक देश में सामाजिक बदलाव आएंगे, क्योंकि जो हमारे देश से पढ़कर लोग बाहर पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, पढ़कर बाहर से यहाँ आएंगे, तो वो समाज में जो प्रथाएं, जैसे भारत में सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इन सभी समस्याओं के तोड़ के लिए वो क्या करेंगे, सामाजिक सुधार करेंगे। और अंग्रेज भी इसके लिए क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश तो देखिए पहले भारत का हिस्सा था, पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन बांग्लादेश का इतिहास देखें तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती रहती हैं, गृह युद्ध होते रहते हैं, शरणार्थियों का संकट रहता है, म्यांमार के आसपास से रोहिंग्याओं की समस्या यहाँ रहती है। ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में सामाजिक कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं। पेशेवर समाज कार्य शिक्षा 1953 से, सबसे पहले 1953 में जो शिक्षा शुरू हुई सोशल वर्क की, वो 3 महीने की शुरू हुई कि आप भैया 3 महीने में सोशल वर्क कर लोगे। हमारे यहाँ तो 3 महीने में जनरल लिखा जाता है। तो बांग्लादेश में क्या करा, 3 महीने में सिलेबस से शुरुआत हुई। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ पर शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे ढाका में एक समाज कार्य विद्यालय शुरू हुआ। फिर यूएनओ ने एक मदद दी और डॉक्टर जे मूर को व्यवहारिक अध्ययन शुरू करने की जिम्मेदारी शुरू की गई। 1958 में ढाका यूनिवर्सिटी सामाजिक कल्याण का एक कॉलेज शुरू करती है और 1973 में यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन जाती है। ठीक इसी टाइप से श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन था। 1948 में आज़ाद हुआ था श्रीलंका। ये समाजवादी विचारधारा को अपनाना चाहता था और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता था, यानी कि समानता की स्थापना करना चाहता था। लेकिन श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में भी दंगे फसाद रहते हैं, तमिलों को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो ऐसे में जो कल्याणकारी योजनाएं मिल पा रही हैं वो सभी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इसके अंदर जातीय भेदभाव होता है, सिंगली तमिल और मुसलमानों के बीच में लगातार संघर्ष होता रहता है। तो ऐसे में श्रीलंका में समाज कार्य का इतिहास जो है वो सरकारी विभागों से प्रशिक्षित है, यानी कि सरकार ही कार्य कर रही है, सरकार के जो डिपार्टमेंट्स है वही काम कर रहे हैं। ऑफिशियली सोशल वर्क की स्थापना 1952 में होती है, जहां सिलोन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क स्थापित होता है। लेकिन 1964 में श्रीलंका में वित्तीय संकट आता है, मंदी आती है और ये कॉलेज बंद हो जाता है। फिर सरकार इस कॉलेज को अपने अंडर में कर लेती है और सिलोन स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से इसे शुरू करती है। 1978 में 2 साल का एक डिप्लोमा शुरू होता है श्रीलंका में और इस प्रकार से यहाँ पर सोशल वर्क चल रहा है। ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल इंडोनेशिया का दिया है। 1949 में इंडोनेशिया आज़ाद होता है नीदरलैंड से, यानी कि डच जो है वो नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है भाई। तो 1949 में डच से इंडोनेशिया आज़ाद होता है, लेकिन यहाँ पर भी राजनीतिक अस्थिरता रहती है, लड़ाई झगड़े और सत्ता का जो लालच है चलता रहता है, भ्रष्टाचार होता है, मानवाधिकार छीने जाते हैं, बमबारी होती रहती है हमेशा यहाँ पर। तो ये समस्याएं बड़ी तगड़ी रही यहाँ पर। तो इंडोनेशिया में 1957 में पहली बार सोशल वर्क की शुरुआत हुई सामाजिक कर्मियों के लिए और फिर सिलेबस की शुरुआत हुई। 1964 में समाज कल्याण का एक स्कूल शुरू हुआ बांडुंग में ही। वर्तमान में यहाँ पर 33 सरकारी और कुछ निजी विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। मलेशिया की बात की जाए इसी टाइप से तो 1957 में मलेशिया ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। यहाँ पर भी कम्युनिस्ट विद्रोह हुआ रशिया की मदद से। बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस विद्रोह में बहुत सारे लोग मारे भी गए। 1946 में सामाजिक प्रशासन के लिए यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन शुरू किया गया और सामाजिक कल्याण का ट्रेनिंग लोगों को देनी शुरू की गई। शुरू में जो सामाजिक कल्याण के अधिकारी थे ब्रिटिश लोग थे। ऐसे में लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर यहाँ पर समाज सेवा पर 2 साल के लिए डिग्री कार्यक्रम की पढ़ाई शुरू की गई। सिंगापुर के मलैया विश्वविद्यालय ने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मॉडल के अनुसार सोशल वर्क का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 1952 में सामाजिक कार्य में 2 वर्षीय डिप्लोमा के रूप में उन्नत किया गया। 1952 के बाद ट्रेनिंग देनी शुरू की गई। 57 से 68 के बीच में मेडिकल सोशल वर्क में पीजी डिप्लोमा में 1 वर्षीय कोर्स और फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स की भी शुरुआत की गई। तो समस्याएं आपको सारी बतानी है, लगभग सेम है, चैप्टर आसान बन जाएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लें। फिलीपाइंस 1946 में आज़ाद होता है। आगे चलकर इसके यूएसए से मित्रता बन जाती है। फिलीपींस विश्वविद्यालय के समाज कार्य और सामुदायिक विकास का कॉलेज सामाजिक कार्य शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे चलकर ये 1961 में समाज कार्य का एक डिपार्टमेंट ही बन गया है। समाज कार्य में मास्टर महिला विकास में डिप्लोमा और महिलाओं के लिए कला में मास्टर डिग्री शुरू की गई है। ठीक इसी टाइप से वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम की हिस्ट्री थोड़ी सी अलग रही है भाई। वियतनाम 2 भागों में बट गया था, उत्तरी और दक्षिणी। ऐसे में वियतनाम लोगों के सामने ये था कि हम अपने देश की एकता को कैसे बनाए रखें। जापान की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, हर एक बंदा वियतनाम पर अपनी सत्ता थोपना चाहता है, वियतनाम को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन वियतनाम भी लगातार संघर्ष करता रहेगा। इस संघर्ष में बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे, मानव अधिकारों का हनन भी होगा, लेकिन अंततः वियतनाम की जीत होगी और वियतनाम स्वतंत्र देश बनेगा।
जिस प्रकार से अन्य देशों में उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1968, फिर 1989, फिर 1992 में लगातार सोशल वर्क से रिलेटेड कॉलेज खोले गए। चाइना की बात करते हैं तो 1921 में बीजिंग के एक अस्पताल में अमेरिकन सोशल वर्कर इडा प्रुटिट के नेतृत्व में एक सामाजिक सेवा विभाग की स्थापना की गई और यहीं से चाइना में सोशल वर्क शुरू हुआ। 1922 में प्रिस्टन यूनिवर्सिटी और 1925 में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से सोशल वर्क आगे बढ़ता है और 1930 तक आते आते 12 यूनिवर्सिटी सोशल वर्क के लिए कार्य करने लग गई। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई तो रशिया यानी कि सोवियत मॉडल की तरह चीन ने भी क्या करा, एक और तो दुनिया को दिखाने के लिए सोशल वर्क के कॉलेज चलाए, तो वहीं दूसरी ओर बस क्या करा, शासन एक तरफा कम्युनिज्म का रहा। आर्थिक सुधारों की बात की गई, यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस की बात की गई, लेकिन ये सब सरकार के अंडर में रहे। उतनी स्वतंत्रता यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई जितनी स्वतंत्रता यहाँ मिलनी चाहिए थी। 1982 तक 12 विश्वविद्यालयों में सोशोलॉजी का अध्ययन शुरू किया गया। सोशोलॉजी पर पहली पुस्तक 1984 में चाइना में आई। सोशोलॉजी पर अध्याय शुरू हुए। 1986 में चीन की पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ने सोशल वर्क एंड मैनेजमेंट नाम का एक विषय शुरू किया। आगे चलकर जिलिन यूनिवर्सिटी, पैकिंग यूनिवर्सिटी, रैनमिन यूनिवर्सिटी, जियो मैन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स करवाए जाने लगे। चीन में सोशल वर्क शिक्षा एसोसिएशन की स्थापना 1994 में हुई जो समाज कार्य में शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार से जापान की बात की जाए तो जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में जो युद्ध हुआ था, ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली हार गए थे और परमाणु बम भी गिराया गया जापान पर। आगे चलकर यूएसए ने जापान के साथ संधि की कि यदि कोई युद्ध होता है तो जापान की सहायता यूएसए करेगा। ऐसे में जापान एक पीड़ित देश बनकर उभरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ पर टोक्यो में जापान कॉलेज ऑफ सोशल वर्क बनाया गया लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। समाज युद्ध विभाग में जितने भी लोग कैदी थे उन सब की समस्याओं का समाधान किया गया। 1950 में दोशीशा यूनिवर्सिटी ने सोशल वर्क में पहला मास्टर प्रोग्राम शुरू किया। इसी प्रकार से जापानी एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क 1955 में अस्तित्व में आया। तो इस टाइप से जापान में भी धीरे धीरे कर सोशल वर्क से रिलेटेड विभिन्न कॉलेज खोले गए और सिलेबस को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार से चैप्टर में साउथ अफ्रीका, सऊदी और इजराइल के बारे में छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं। अगर आप इसमें से बस एक एक नंबर की चीज़ें याद कर लें तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। इजराइल में फिलिस्तीन संकट और यहूदियों के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा बस 4 लाइन का पैराग्राफ है। और आगे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के बारे में, जिम्बाब्वे और इजिप्ट के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी, इसलिए वीडियो भी इसकी लेंथी जा रही है भाई, लेकिन आप अगर 1-2 देशों के बारे में अच्छे से पढ़ लें उसके बाद हर देश से बस सन याद कर लें तो काम बन जाएगा। अफ्रीका की बात थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पर। तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका के देशों में समस्याएं सेम है। नस्लवाद चलता है गोरे काले के आधार पर, गरीबी जैसी जो समस्याएं हैं, दास प्रथा जैसी समस्याएं, इस वजह से यहाँ पर हमेशा गृह युद्ध बना रहता है। तो ऐसे में सोशल वर्क क्या वास्तव में कार्य कर पा रहा है, ये मुद्दा तो अगली चैप्टर में हम उठाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि क्या साउथ अफ्रीका में सोशल वर्क से जुड़े जो संस्थान है वो स्थापित किए गए हैं। तो 1924 में साउथ अफ्रीका में सबसे पहले सोशल वर्क से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया, बच्चों के गाइडेंस के लिए शुरू हुआ। 1931 में प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में पहले सोशल वर्क की विभाग की स्थापना होती है। प्राइवेट एक्ट संख्या 13 के अनुसार 1930 में ट्रांसवाल यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम बदलकर प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी कर दिया गया। बाद में स्टोलेन बॉश और कैप शहर के विश्वविद्यालय जो थे यहाँ पर भी सोशल वर्क शुरू किया गया। तो ये सन देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब फैक्ट हैं। इसी टाइप से अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें आगे यहाँ से, तो जिम्बाब्वे की भी सोशल वर्क की बात रोमन कैथोलिक चर्च से शुरू होती है और फिर 1964 में यहाँ पर भी सोशल वर्क से रिलेटेड एक स्कूल खोला जाता है। समस्याएं यहाँ पर भी वही हैं, बेरोजगारी, निराशा है लोगों में, किशोरों में आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं, वैश्यावृत्ति है, टूटते हुए परिवार हैं, देनदारी कर्ज में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे में ऐसे सोशल वर्कर की ज़रूरत है जो इन समस्याओं को सुधार सकें। तो इसी के लिए 1966 में स्कूल ऑफ सोशल सर्विसेज ने सोशल वर्क में 3 साल का डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। 1975 में डिप्लोमा कोर्स को 4 साल का बना दिया गया है भाई। बैचलर डिग्री यानी कि BSW जो बंदे प्राप्त कर रहे हैं उन्हें और अच्छे स्तर पर बनाने के लिए मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें इजिप्ट की,
तो इजिप्ट में 3 सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे बीमा और सामाजिक मामलों के मंत्रालय मीसा द्वारा ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं। विधवाओं के लिए, अनाथ, तलाकशुदा महिलाएं, अस्वस्थ लोग और बुजुर्ग लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस एंड सोशल अफेयर्स कार्य कर रहा है। यानी कि मीसा की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ। तो पूछ लेगा मीसा क्या है, सीधा सा क्वेश्चन। तो इजिप्ट के बारे में बता देना आपने। इसके अलावा यहाँ पर एक है नासर सोशल बैंक, ये भी कार्य कर रहा है। गरीब और अशिक्षित नागरिकों और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य अनुशासन ने इजिप्ट में महत्व प्राप्त कर लिया है। 1935 में सोशल वर्क शिक्षा शुरू की गई। इजिप्ट में 13 यूनिवर्सिटीज या 13 विश्वविद्यालयों में समाज कार्य शिक्षा पाठ्यक्रम को महत्व देने की पेशकश की जाती है। सामाजिक कार्य के स्कूल हेलवान यूनिवर्सिटी, सामाजिक कार्य स्कूल केरियो विश्वविद्यालय विज्ञान के स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। पहला समाज कार्य कार्यक्रम जो है हेलवान यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था 1935 में। ये 5 विभागों में शामिल है, जैसे कि केस वर्क विभाग है, यहाँ पर समूह कार्य विभाग है, सामुदायिक संगठन विभाग है, सामाजिक नियोजन विभाग है। इस तरीके से इजिप्ट में कार्य किया जा रहा है। तो इस चैप्टर में जो बताया गया वो कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका, ये पूरा इजिप्ट के बारे में भाई, यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो बताया गया वो अफ्रीका के देशों का एग्जाम्पल दिया गया, यूरोप के देशों का एग्जाम्पल दिया गया, एशिया की बात की गई और ब्रिटेन की बात की गई। आई होप सो चैप्टर आपको थीम समझ में आ गई कि चैप्टर में मामला कैसे बनेगा। मीसा वाला क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं, जो कि इजिप्ट से संबंधित है भाई। इसके अलावा ब्रिटेन के बारे में और यूएसए के बारे में पूछ सकता है। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपनी जो टिप्पणी है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा हो और वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत है या नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। जय हिंद।